तो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे इनिशियलाइजर के बारे में। इनिशियलाइजर्स दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था, इनिट ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक। दो तरह के इनिशियलाइजर होते हैं जिसमें हम इनिट ब्लॉक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इनिट ब्लॉक जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, इसे इनिट ब्लॉक बोला जाता है। इनिट ब्लॉक इज अ एनोनिमस ब्लॉक। ये एनोनिमस ब्लॉक होता है। एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम वाला ब्लॉक, जिसका कोई नाम नहीं है। और लेकिन ये करता क्या है, इसे इनिशियलाइजर्स बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डेटा का इनिशियलाइजेशन करता है। तो आप अगर कोई भी डेटा का इनिशियलाइजेशन करने का कोड है तो आप इसके अंदर डाल सकते है ना। इसके अंदर लॉजिक आप इनिशियलाइजेशन का लिख सकते हो। लेकिन इनिशियलाइजेशन के अलावा भी अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो इसके अंदर कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनिट ब्लॉक क्या होता है, एक एनोनिमस ब्लॉक है। एनोनिमस मतलब बिना नेम का ब्लॉक, विदाउट नेम वाला ब्लॉक है ना। जो करता क्या है, डेटा का इनिशियलाइजेशन कब करता है, ये कंसेप्टर से भी पहले करता है। कंसेप्टर तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे करता है, ये कंसेप्टर से भी पहले करता है। Init block is an anonymous block which is used to initialize the data before constructor with respect to object. कंस्ट्रक्टर और init block दोनों ही डेटा इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि भाई init block जो है वो डेटा का इनिशियलाइजेशन करता है हर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट टू एवरी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आर स्पेसिफिक बट init block इज नॉट स्पेसिफिक। init block जो होता है हर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में चलता है। इट एग्जीक्यूट विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंस्ट्रक्टर, चाहे वो पैरामीटराइज हो चाहे नॉन पैरामीटराइज हो, सबके लिए चलता है। हर कंस्ट्रक्टर के चलने के पहले चलता है एंड उसके रिस्पेक्ट में चलता है। ठीक है। तो ये क्लास में कहीं पे भी आप बना सकते हो। इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि भाई इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद प्रोग्राम में कहीं पे बना सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि यहीं पे बनाना है, जहां मर्जी वहां बनाओ। आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन यू कैन क्रिएट द इंट ब्लॉक एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं पे भी बना लीजिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद कहीं पे भी प्रोग्राम में बनाइए, बट हाँ, किसी मेथड के अंदर यूनिट ब्लॉक को नहीं रखिए, क्योंकि अगर मेथड के अंदर यूनिट ब्लॉक रखोगे तो वो नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे कंसिडर चलेगा, और कंसिडर चलेगा तभी ये चलेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट ब्लॉक है, इसके चलने के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट बनेगा तभी ये चलेगा, नहीं बनेगा तो नहीं चलेगा, और हर कंसिडर के रिस्पेक्ट में चलेगा। ठीक है। तो इस तरह से मतलब कुछ इसके कॉमन फीचर्स हो गए जो इनिट ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं। आप प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा इनिट ब्लॉक को बना सकते हैं। जितने ज्यादा इनिट ब्लॉक आप बनाओगे, कितना भी इनिट ब्लॉक बना लीजिए, चलेंगे कैसे, विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंस्ट्रक्टर। और एक से ज्यादा इनिट ब्लॉक होंगे तो उसी सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में इनकी एंट्री हुई है। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में चलेंगे। जिनकी एंट्री पहले हुई है वो पहले चलेगा। तो बहुत सारे मतलब फीचर्स हैं। इसके फीचर्स आप एक प्रोग्राम के माध्यम से ही समझोगे। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी क्लास ले लेते हैं और उसके अंदर इनिट ब्लॉक भी बना लेते हैं। और लेट से मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉय। ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास डेटा मेंबर है लाइक स्ट्रिंग नेम एंड सेमीकोलन इंट एज, ये दो डेटा मेंबर है। इनिट ब्लॉक बनता कैसे है? देखिए, इनिट ब्लॉक प्रोग्राम में कहीं पे बनाना, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ऐसे बनता है। ऐसे बनता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। कहाँ बन रहा है? क्लास के अंदर ही बनेगा, क्लास के बाहर तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है।
इसमें कोड क्या लिखना है, जो मर्जी वो कोड लिख दो। इवन ये डेटा डिक्लेरेशन है ना, तो इनिशियलाइजेशन का भी कोड यहाँ पे लिखा जा सकता है। यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करी जा सकती है। वैसे तो कोई भी कोड लिख सकते हो, बट इसका नाम है इनिशियलाइजर, तो ये इनिशियलाइजेशन के लिए बनाया गया है, डेटा इनिशियलाइज करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे नेम दे दिया हमने राम, और एज दे दिया एज इक्वल्स टू 23। तो इस तरह से हमने डेटा इनिशियलाइजेशन कर दिया। ये होता है आपका इनिट ब्लॉक। अब ये तब तक नहीं चलेगा जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तो चलेगा, नहीं बनेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ मेन मेथड बना लेते हैं हम नीचे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सर असाइनमेंट ऑपरेटर लग रखा है, वो हटाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अच्छा, एज वाली हटा साइड देते हैं। 23 के आगे। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, cmd ओपन कर लिया, उस लोकेशन पे चले गए जहाँ पे प्रोग्राम है, जावा सी emp.java। ठीक है, कंपाइल हो गया जावा। प्रोग्राम में हमारा रीड ब्लॉक चला, नहीं चला। अच्छा, पता कैसे चलेगा चला नहीं चला? चलो इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं, ताकि आपको ये भी दिख जाए कि भाई क्लियरली कि ये चला या नहीं चला, ये भी पता चल जाए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे हाई लिख देता हूँ और फिर कंपाइल और रन करता हूँ, नहीं चला, नहीं चला भाई। क्यों नहीं चला इनिट ब्लॉक? क्योंकि इनिट ब्लॉक होता है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट ब्लॉक। ऑब्जेक्ट बनेगा तो चलेगा, नहीं बनेगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, इसलिए चला नहीं, है कि नहीं? क्योंकि ये चलता है हर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में। और कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बना ही नहीं तो ये चला नहीं। तो ये सब पॉइंट है इससे रिगार्डिंग, है ना? तो आपने इसे चलाना है, तो इसको अगर चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर चलेगा, और हर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में ये चलेगा। तो क्या कर लें, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये देखिए, एम्प्लॉई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट बन गया, कंपाइल हो गया, एंड रन हो गया। देखिए चला कि नहीं चला? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर चला होगा, और हर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में ये चलता है। कंस्ट्रक्टर से पहले चलता है, ऐसा नहीं कंस्ट्रक्टर से बाद में चलता है। अगर मैं यूनिट ब्लॉक भी है, कंस्ट्रक्टर भी है, तो पहले क्या आएगा, किसका आउटपुट आएगा? मैं यूनिट ब्लॉक के अंदर बल्कि यूनिट ब्लॉक लिख देता हूँ, यूनिट ब्लॉक लिख देता हूँ, और कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ। कंपाइल एंड रन। देखिए क्या चला, पहले यूनिट ब्लॉक चला, देन कंस्ट्रक्टर चला। आपने कहा सर यूनिट ब्लॉक पहले लिखा है इसलिए पहले चल रहा है। मैं कहता हूँ कहीं पे भी लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, आप नीचे भी लिख दो, जहाँ लिख दोगे वहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है पहले लिखा है तो ही चल रहा है, ऐसा कुछ। म्यूट कर लीजिए जिसने म्यूट नहीं करा है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि इनिट ब्लॉक की हमें क्या जरूरत पड़ी, इनिट ब्लॉक हम क्यों यूज कर रहे हैं, इनिट ब्लॉक का क्या पर्पज है? जब कंसिडर ऑलरेडी था तो हम इनिट ब्लॉक को यूज क्यों करते हैं? मतलब कोई भी चीज विद रिक्वायरमेंट समझना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का क्या सबसे बड़ा यूज था? कंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा यूज था कि जी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे डेटा इनिशियलाइजेशन करना। ऑब्जेक्ट बना नहीं कि डेटा इनिशियलाइज हो जाए, ये कंस्ट्रक्टर का यूज था। लेकिन इनिट ब्लॉक का यूज है कि जी हम कंस्ट्रक्टर से भी पहले डेटा इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो इनिशियलाइजर यानी इनिट ब्लॉक से करेंगे।
कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, जो चलाओगे डिफॉल्ट वाला चलाओगे तो डिफॉल्ट चलेगा, पैरामीटर चलाओगे तो पैरामीटर चलेगा, ऐसे होते हैं। लेकिन इनिट ब्लॉक जो है ये स्पेसिफिक नहीं, ये हर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चलेंगे, हर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ये इनिशियलाइजर है तो मतलब इसके अंदर डेटा इनिशियलाइजेशन का कोड लिखा जाता है, वैसे कोड तो कोई भी लिख सकता है। आपने अभी देखा ये इनिट ब्लॉक भी है और कंस्ट्रक्टर भी है, तो पहले क्या चला, इनिट ब्लॉक चला, पहले इनिट ब्लॉक चला, ठीक है। क्यों चला, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में, हर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में चलता है ना, वो हर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में चलता है। अब यह कंस्ट्रक्टर का रिस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये मान लीजिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कल को मैंने यहाँ पे एक बना दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें मैंने ले लिया जी स्ट्रिंग नेम, फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें ले लिया जी हमने, या एक साथ ही ले लेते हैं ना, स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज, बहुत ज़्यादा क्यों बनाना है। और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया जी नेम को और एज को, ठीक है। ये हटा देते हैं। अब ये इनिट ब्लॉक है, ऊपर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो और आपने यहाँ नीचे ऑब्जेक्ट बनाया, ये डिफॉल्ट वाला बनाया और ये नीचे पैरामीटर वाला मान लीजिए बनाया, ई1 या ई1 ई2, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ई1 ई2 दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया नाम राम और एज दे दिया मैंने 23, यहाँ से डेटा हटा दिया, बस इनिट ब्लॉक मैसेज लिख दिया और कुछ नहीं लिखा। अब आप पहले ये देख लीजिए कि ये दोनों के रिस्पेक्ट में चला है, ठीक है। इनिट ब्लॉक फिर कंस्ट्रक्टर फिर इनिट ब्लॉक फिर कंस्ट्रक्टर, इनिट ब्लॉक ये होता है। आपने कहा कि सर ये इनिट ब्लॉक जो है इसमें हम डेटा इनिशियलाइजेशन का कोड क्यों लिखें, या क्योंकि ये भी डेटा इनिशियलाइजेशन करता है, कंसिडर भी करता है, लेकिन चलो ठीक है कंसिडर थोड़ा बाद में करता है और इनिट ब्लॉक थोड़ा लेट में करता है। भाई सर इनिट ब्लॉक पहले करता है कंसिडर बाद में करता है, करता तो है ना, तो क्यों करें हम? तो कोई ऐसा कॉमन टास्क जो हर कंसिडर पे करना चाहते हो, यू कैन डू द इनसाइड द इनिट ब्लॉक। मान लो कोई ऐसा कोई कॉमन काम आपको करना है, कोई कॉमन टास्क अगर आपको करना है जो हर ऑब्जेक्ट को चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर से बना हो, नॉन पैरामीटर से बना हो, सबके ऊपर चाहिए, तो यूनिट ब्लॉक के अंदर कर सकते हो, वो कंस्ट्रक्टर में नहीं लिख सकते। अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझे ऑब्जेक्ट को ही काउंट करना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बने हुए, तो काउंट प्लस प्लस का कोड हम कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर में चलो अगर मान लो इसके अंदर कर देंगे तो ये डिफॉल्ट वाले के लिए चलेगा, इसके लिए कर देंगे तो पैरामीटर के लिए चलेगा, लेकिन ये दोनों के लिए चलेगा। तो ऐसा कोई कॉमन काम है, कोई कॉमन टास्क है जो आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए करना है, वो यूनिट के अंदर डाल दो, सबके लिए चलेगा, ऐसा है। बोलिए भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसी पे हाँ कि जैसे ठीक है कि हमने एक इनिट ब्लॉक बना दिया, तो क्या अगर हम 3 इनिट ब्लॉक बनाते हैं बट ऑब्जेक्ट हम केवल डिफॉल्ट वाला ही बनाते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो किस बेस पे चलेंगे? क्या, अगर तीन तीन इनिट ब्लॉक बना देते हैं, तो तीन इनिट ब्लॉक बना देते हैं, और तो मैंने आपको बताया है कि इनिट ब्लॉक जो होते हैं वो अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू FCFS मैनर में चलते हैं, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में। जैसे मान लीजिए कि ये पहला इनिट ब्लॉक हो गया, ये दूसरा इनिट ब्लॉक हो गया, फिर ये तीसरा इनिट ब्लॉक हो गया, तीन इनिट ब्लॉक हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, और ऊपर नीचे कहीं पे बना दीजिए, एक मेन के नीचे मैं दो बना देता हूँ,
तो ये जिस सीक्वेंस में लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में चलेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में चलेंगे, ठीक है, उसी सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में इनकी एंट्री हुई है 1 2 3 बिल्कुल। और इनिट ब्लॉक को मेथड के अंदर मत बनाना। अगर इनिट ब्लॉक को मेथड के अंदर बनाओगे तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह बिहेव करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया और यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनिट के जैसा हूँ, मान लो ऐसे मैंने मैसेज लिख दिया, मैं इनिट के जैसा हूँ। अब ये मैसेज एक बार चलेगा, ठीक है, बस मेन मेथड में एक बार लास्ट में प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि इनिट ब्लॉक ट्रीट ही नहीं हो रहा है वो। ठीक है, ओके, क्लियर सर। बताइए और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी। इनिट ब्लॉक के बारे में यही कहानी होती है भाई। इनिट ब्लॉक प्रोग्राम में जितना मर्जी उतना बना लीजिए। इनिट ब्लॉक इनिट ब्लॉक उसी सीक्वेंस में चलते हैं जिस सीक्वेंस में उनकी एंट्री हुई है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में चलेंगे। एफटीएफएस एक से ज़्यादा इनिट ब्लॉक प्रोग्राम में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनिट ब्लॉक और कंसिडर में डिफरेंस क्लियर आ रहा है। बाकी देखो ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कोई भी काम कर लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं डेटा इनिशियलाइजेशन ही करिए, कोई भी काम कर लीजिए, कोई कॉमन टास्क जो हर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चलना है, हर ऑब्जेक्ट के चलने से पहले करना है, वो आप इनिट के अंदर। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी और। अब अगर आप देखिए तो इनिट ब्लॉक 1 2 3 फिर कंसिडर, फिर इनिट ब्लॉक 1 2 3 फिर कंसिडर, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए सारे इनिट ब्लॉक चल गए, फिर कंसिडर चला, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए सारे इनिट ब्लॉक चल गए, देन कंसिडर चला, ऐसे। सबको क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। इनिट ब्लॉक, इनिट सर मुझे ब्लॉक थोड़ा कम समझ में आया है। हेलो कम, कम का कोई सर मुझे थोड़ा पैमाना होता है? कम का कोई पैमाना होता है? कोई मीटर वूटर होता है? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर? कम का सर मतलब एक बार और समझा देते सर। एक बार और नहीं, पहले यस जैसे मैं सर। समझाया था तो उसमें क्या कुछ कमी आ गई थी क्या? दोबारा मैं समझाऊं? हैं? सर मेरे को डाउट है और सर किस इसमें। बात की गारंटी है कि जी मैंने जो पहले समझाया था वो नहीं आया, इस बार समझाऊंगा समझ में आ जाएगा? यस पता सर। है रंजीत, मतलब जो ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला जो आपने अभी बताया है, इस वाले क्वेश्चन से यही म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए मतलब। मुझे आंसर देने में, क्वेश्चन का आंसर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन से बस यही समझ में आता है जी, तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे पढ़ाई पे ना, क्योंकि अगर ध्यान देते तो कहते सर ये वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बात नहीं समझ में आई। ये नहीं कहते कि फिर से बता दो पूरा कि सर यूनिट ब्लॉक ये होता है, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन यूनिट ब्लॉक में ये क्या होता है? यूनिट ब्लॉक ऐसे कैसे? अब जैसे प्रदीप है, सर उन्होंने आप पूछा कि म्यूट हो गए। सर आप, हाँ जी क्या कह रहे हो? म्यूट कर। किसी ने म्यूट किया भाई? शमसुल बार बार सर फिर कर दिया म्यूट कर शमसुल। दिया। सर फिर आप म्यूट हैं। ये ये म्यूट क्यों कर दे रहा है भाई शमसुल हमें? पूछो सर। है शमसुल, शमसुल जी म्यूट क्यों कर रहे हैं भैया हमें? म्यूट कर देंगे तो हम बोलेंगे क्या? अब जैसे प्रदीप ने क्वेश्चन पूछा, मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है आवाज।
तो अब जैसे प्रदीप ने क्वेश्चन पूछा कि सर एक से ज्यादा बना देंगे तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चन होता है, इसी क्वेश्चन बोलते हैं। मतलब ये मतलब उनके अंदर इतना था कि इतना पढ़ लिया, उसके बाद अब पूछ रहे हैं कि क्या है। अब ये जो आप बोलते हैं कि जी एकदम नहीं समझ में आया, तो ये बहुत थोड़ा सा बड़ा ऑड होता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मतलब। लेकिन कोई बात नहीं, और इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। चलो कौन बताएगा? अनिकेश बता दो भाई, यूनिट ब्लॉक क्या होता है। सर मेरा एक डाउट है सर इस पे सर। पहले एक बार बता लेने दीजिए, फिर अभी डाउट पूछिएगा। अनिकेश बताइए। सर इनिट ब्लॉक हमारे पास ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो कि मतलब हमारी क्लास के अंदर कहीं भी हम लोग उसको लिख सकते हैं और कहीं पे भी उनको हम लोग बना सकते हैं, बस मेथड के अंदर नहीं बना सकते। क्योंकि मेथड के अंदर अगर हम लोग इनिट ब्लॉक को बनाते हैं तो वो एज ए स्टेटमेंट हमारे मतलब एज ए स्टेटमेंट ट्रीट होते हैं। अब इनिट ब्लॉक होता क्या है? सर आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, बताते जाइए। अब इनिट और ब्लॉक रंजीत होता आप क्या है? इनिट ब्लॉक बताइएगा अगर नहीं समझ में आएगा कुछ। इनिट ब्लॉक हमारे होते ये हैं, जैसे हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं। कंस्ट्रक्टर को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर हमारे क्या करते हैं? ये कंस्ट्रक्टर हमारे जो डाटा होता है उसको इनिशियलाइज करते हैं। सिमिलरली जो हमारे इनिशियलाइजर्स होते हैं, इनिट ब्लॉक होता है, वो भी हमारा डाटा को इनिशियलाइज करने का काम कर मतलब वो पहले उससे पहले इनिशियलाइज हो जाते हैं कंस्ट्रक्टर से पहले। इनिशियलाइजर का ये प्रॉफिट होता है कि वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइज होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कि वो किस काइंड का कंस्ट्रक्टर है, चाहे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, चाहे वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, वो हर एक कंस्ट्रक्टर के लिए चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोड दे रखा है, ये कोड बना रखा है हमने, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है E1। E1 के साथ हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा जिसका नाम EMP है, ठीक है। लेकिन EMP जो ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे पहले भी इसका इनिट ब्लॉक जो हमने बना रखा है वो ट्रीट हो, वो पहले चलेगा, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। सिमिलरली और जितने इनिट ब्लॉक हमने हमारे कोड के अंदर बनाए होंगे, चाहे वो एक इनिट ब्लॉक होगा, 2 इनिट ब्लॉक होगा, 3 इनिट ब्लॉक होंगे, कंस्ट्रक्टर से पहले वो चलेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चलते हैं। मतलब कि ऑब्जेक्ट को देखते, ऑब्जेक्ट को फिर क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हुए। हाँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को के रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चलते हैं। ये चीज होती है हमारे इनिट ब्लॉक्स, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को फॉलो करते हैं। मतलब कि अगर हमने 5 इनिट ब्लॉक बना रखे हैं तो पहले 5 इनिट ब्लॉक चलेंगे, उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा फिर से इनिट ब्लॉक चलेंगे अगर हमारे पास दूसरा कंस्ट्रक्टर है। जैसे इस कोड में बना रखा है, हमारे पास 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या और हमारे पास 3 इनिट ब्लॉक है, ठीक है। एक यहाँ पे दे रखा है जिसके अंदर इनिट ब्लॉक 1 दे रखा है और 2 हमारे पास इनिट ब्लॉक हैं जो कि मेन मेथड के नीचे दे रखे हैं। अब होगा क्या, जैसे ही हम लोग हमारे कोड को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, सबसे पहले हमारा जो इनिट ब्लॉक है, इनिट ब्लॉक 1 वो चलेगा, फिर उसके बाद फिर से इनिट ब्लॉक 2 चलेगा, फिर इनिट ब्लॉक 3 चलेगा और उसके बाद जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो चलेगा। फिर उसके बाद फिर से वो देखेगा कि कोई और कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर तो है, तो कंस्ट्रक्टर से पहले हमारा फिर से इनिट ब्लॉक चलेगा 1, फिर चलेगा इनिट ब्लॉक 2, फिर चलेगा इनिट ब्लॉक 3 और फिर हमारा कंस्ट्रक्टर 2 जो है मतलब E2 ऑब्जेक्ट है उसका जो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो चलेगा। इस वे में हमारा इसका फ्लो चलता है। मतलब कहने का ये है कि हर एक कंस्ट्रक्टर के लिए हमारा इनिट ब्लॉक अलग से चलता है। ये होते हैं इनिट ब्लॉक। बेसिकली ये यूज होते हैं कि अगर हमें कोई कॉमन काम कराना हो हर एक ऑब्जेक्ट पे, हर एक ऑब्जेक्ट से हमें कोई कॉमन काम कराना हो, वहां पे हमारे इनिट ब्लॉक यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हर एक कंस्ट्रक्टर से पहले या हर एक ऑब्जेक्ट से पहले आपको बताना है, कोई मैसेज प्रिंट कराना है या कोई वैल्यू अलग से लेनी है, तो हम लोग इनिट ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। या फिर हम लोगों को अगर जैसे सर ने बताया था कि ऑब्जेक्ट को देखना है कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने कितने ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, तो उसको हम लोग मतलब आसानी से काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इनिट ब्लॉक के थ्रू हम काउंट कर सकते हैं अगर हम लोग काउंटर लगा दें। ये चीज काउंटर होती प्लस है प्लस हमारे का इनिट कोड ब्लॉक। जो है अगर इनिट कोई ब्लॉक के अंदर क्वेश्चन, लिख देंगे तो हमेशा सबके लिए चलेगा। जी सर, अगर ये हमारे इनिट ब्लॉक होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
आ गया सर समझ में। रंजीत, मेरे कहने का मतलब बस यही है कि ध्यान देना होता है, ध्यान दीजिए क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी नहीं समझ में आया है तो पूछो, पॉइंट पूछो। सचिन, सर वीरेंद्र बोल रहे हैं, रंजीत नहीं बोल हाँ रहे हैं। सर। बताइए भाई। सर आपने बोला कि हम इनिट ब्लॉक में जैसे डाटा इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कि जैसे कि स्ट्रिंग नेम, क्या हम इनिट ब्लॉक में नेम इक्वल टू लाइक समथिंग सचिन कुछ तो दिए, तो अगर वो डाटा फिक्स रहता है सर, अगर हमको डायनेमिकली डाटा लेना हो तो कैसा सर? हाँ, स्कैनर का कोड लिखते हैं हम, एनी काइंड ऑफ हाँ, बिजनेस लॉजिक हम आप इनिट ब्लॉक में लिख सकते हैं। ओके, स्कैनर लिख सकते हैं सर उसमें फिर? क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम कह तो रहा हूँ मैं, कोई भी बिजनेस लॉजिक प्रोग्रामिंग का है वो सब इनिट के अंदर लिख दो, ठीक है जो सर, मर्जी ठीक वो है लिख, सर। जो मर्जी वो लिख ओके दो। सर, फाइन फाइन सर। अब ये हर कंसिडर के रिस्पेक्ट में चलता है। कैसे चलता है, क्यों चलता है, क्या इसका रीजन होता है? तो इसका रीजन, सबसे बड़ा जो रीजन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंपाइलर क्या कर देता है, कंपाइल टाइम पे चेक करता है कि कितने इनिट ब्लॉक प्रोग्राम में हैं। जितने भी इनिट ब्लॉक हैं प्रोग्राम में, मान लो 3 इनिट ब्लॉक हैं, तो तीनों इनिट ब्लॉक को उठा के वो कंस्ट्रक्टर के सबसे टॉप वाली लाइन पे पेस्ट कर देता है। यानी कि कंस्ट्रक्टर के साथ ही चलता है एक तरह से इनिट ब्लॉक, क्योंकि इनिट ब्लॉक कंस्ट्रक्टर के सबसे टॉप वाली लाइन पे ऐसे पेस्ट हो जाता है, जितने भी कंस्ट्रक्टर होते हैं, इसलिए चलता कंस्ट्रक्टर ही है और हमें लगता है कि इनिट ब्लॉक पहले चलता है। तो ये थोड़ा सा एक हमें कह सकते हो हमसे ये छल कर रहा है इंटरनली, है ना, हमें दिखा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है। बट आप इंटरनल कहानी अगर जानना चाहते हो तो ऐसा बोल सकते हो कि सर, इनिट ब्लॉक हर कंसिडर के चलने के पहले कैसे चल जाता है, क्या रीजन होता है? तो उसका रीजन होता है कि इनिट ब्लॉक एक्चुअली हर कंसिडर के सबसे टॉप वाली लाइन पे, सबसे मेन लाइन पे, सबसे रूट वाली लाइन पे, मतलब सबसे टॉप पे बोलो ऐसे, वहां पे कंपाइल टाइम पे कंपाइलर उसे पेस्ट करा देता है हर कंसिडर के टॉप में। तो चलता कंसिडर ही है और हमें लगता है कि इनिट ब्लॉक पहले चल गए। अब उसके अंदर पेस्ट हो जाता है तो पहली लाइन वही होती है कंसिडर की, इसलिए वही चल जाता है। ऐसे कहानी, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इनिट ब्लॉक हर कंसिडर के चलने के पहले क्यों चल जाता है, कैसे चल जाता है, क्या रीजन होता है। रंजीत, अभी नहीं समझ में आया है तो अभी भी पूछ लो। इसमें सर हम कोई कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं? ये कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है भाई? ये तो हम पढ़े ही नहीं है, तो फिर क्यों हम उसके बारे में बात करें? ओके। हैं? हम कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़े ही नहीं है तो हम इसके बारे में क्यों बात करेंगे? हम तो जानते ही नहीं है। रंजीत, बात सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है? तुम्हें ही बोल रहा हूँ भाई। सर रंजीत नहीं, वीरेंद्र पूछ रहे थे। वीरेंद्र ने क्वेश्चन पूछा था। हाँ सर। यस सर, मैंने पूछा था। अच्छा, तो वीरेंद्र बताओ, इनिट ब्लॉक क्या होता है? सर ये इनिट ब्लॉक कंस्ट्रक्टर का पहले चलता सर, ये इनिट जैसे क्लास के अंदर बनाया जाता है इसको। इनिट ब्लॉक एक एनोनिमस ब्लॉक होता है। यस सर, इनोनिमस क्लास बोल सकते हैं सर इसको। एनोनिमस ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाम नहीं है ना, ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया, यस सर। ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया, ऐसे दे दिया बिना नाम का, इसलिए इसे यस एनोनिमस सर। यस बोलते हैं, सर। यस सर। बिना नेम वाला ब्लॉक। यस सर, ऑब्जेक्ट बना। यस सर। और ये कब चलता है, कैसे चलता है? जो सर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को जो ये उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल कर, उसके पहले ही ये जो इनिट ब्लॉक को कॉल करके जो है उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है। मतलब स्लाइस कर देता है सर उसके डाटा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डाटा कंसिडर चलेगा और हर कंसिडर के चलने के पहले ये चलेगा। जी सर। इट एग्जीक्यूट विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंसेप्ट। यस सर। बाकी देखिए, मैं आपको बताऊं, इनिट ब्लॉक तो हमेशा बनता है, आप
प्रोग्राम में से बनाइए ना बनाइए, वो आपकी इच्छा है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर डेटा मेंबर बनाया, है ना, क्लास है और आपके क्लास का डेटा मेंबर है मान लीजिए, और आपने क्या करा है, ये सिंपल ऑब्जेक्ट बना दिया है ना। अब होता क्या है, आपने मान लीजिए कि इस क्लास में यहीं पे दे दिया नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दे दिया राम, तो ये आपका नाम हो गया राम, और एज इज इक्वल्स टू दे दिया 23। ठीक है, तो आपका नेम राम हो गया, एज आपका 23 हो गया। कंपाइल करा, रन करा, हो गया। ठीक है, अब यहीं कोई मेथड बना दो शो, और उससे प्रिंट हो जाएगा आपका नाम। शो एक मेथड हमने बना दिया, आपका नाम और एज आपकी प्रिंट हो जाएगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे दे दिया जी हमने नेम, और प्लस हमने दे दिया जी एज, है ना, और यहाँ पे हमने लिख दिया भाई even डॉट शो, तो उसका नेम और एज प्रिंट होके आ जाएगा। कंपाइल और रन, आ गया। हाँ जी, आ गया, बताइए भाई। आ गया यस सर। सर। ओके, बढ़िया है। तो नेम और एज आपका प्रिंट होके आ गया। तो ये जो डेटा इनिशियलाइजेशन आपने एक ही लाइन में कर दी है ना, ये इंटरनली, अगर इंटरनल एग्जीक्यूशन की बात करें तो इंटरनली ये मेमोरी में कैसे होता है। इंटरनली मेमोरी में ये डेटा इनिशियलाइजेशन एक इनिट ब्लॉक बना के ही होता है। आप जब कोई डेटा ऐसे इनिशियलाइज कर देते हो ना डायरेक्टली, तो ये हमें दिखता है कि ये डायरेक्टली हो गया, लेकिन ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर इनिट ब्लॉक बनता ही बनता है। कंपाइलर क्या करता है, हर नॉन स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट ब्लॉक बनाता ही बनाता है। समझ रहे हो? तो ये जो डेटा है वो ऐसे इनिट ब्लॉक के अंदर असाइन हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो वेरिएबल्स हैं ये ऊपर क्लास लेवल पे डिक्लेयर हो जाती हैं। तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन कोड में ये चेंज हो जाता है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये चेंज हो जाता है। ऊपर ले जाता है इंट नेम, और नेम इज इक्वल टू राम और एज इक्वल टू 23। ये 2 लाइन के स्टेप इसका बन जाता है। ये जो लाइन जो बने जो लिखा, ये कंपाइल टाइम पे कंपाइलर खुद ही बना देता है, आपको दिखाता नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हो जी कि इनिट ब्लॉक तो हर मतलब हमेशा बनता है। हर नॉन स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट ब्लॉक तो मेमोरी में यूज होता ही होता है। डेटा इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजर के ही थ्रू होता है। अगर आपने डायरेक्ट इनिशियलाइज कर रखा है तो वो इंटरनली इनिट ब्लॉक बना के इनिशियलाइज होगा। ऐसे कहानी। अब ऑब्जेक्ट भी जब बनता है ना तो मेमोरी में ये चलता है। अब आप कहोगे सर जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी में कैसे कैसे कहानी होती है। तो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट जब बनता है, जैसे सपोज करो कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया, आपने लिखा जी emp e is equals to न्यू emp, ऐसे लिखा, तो न्यू emp लिखने से मेमोरी में रेफरेंस आईडी बनती है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, न्यू emp लिखने से मेमोरी एलोकेट हुई, मेमोरी एरिया रिजर्व हुई, है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही मेमोरी एलोकेट हुई, कहाँ पे, हीप एरिया के अंदर, और उस मेमोरी में आपकी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल चले गए, यानी कि नेम और एज चला गया। और अगला जो स्टेप होता डेटा इनिशियलाइज हो जाना, उस पे डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। वो डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ इनिशियलाइजर होती है। ये वो इनिशियलाइजर्स हैं जो चलते हैं इंटरनेट। आप अगर इंस्टेंस वेरिएबल बना रखे हो और कोई भी वैल्यू नहीं दे रखे हो, जैसे सपोज करो नेम इक्वल टू राम नहीं दे रखे हो, है ना, और एज नहीं दे रखे हो, तो कहीं ना कहीं तब भी तो बनेगा ये, तभी तो इनिशियलाइजेशन करेगा। क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देगा नेम इज इक्वल टू नल और एज इक्वल टू 0, ऐसे कर देगा। ये भी डेटा इनिशियलाइजेशन है, ये डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन है। और ये इनिट ब्लॉक इंटरनली कहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा, इंटरनली पेस्ट हो जाएगा आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी कि एमपी नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना दीजिए उसके अंदर, ऐसे ये कहानी। तो ऑब्जेक्ट बनना, मेमोरी लोकेट होना, मेमोरी के अंदर सारे इंस्टेंस वेरिएबल चले जाते हैं,
उन पे डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होना। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज और कंसिडर कॉलिंग एक साथ होता है। कॉल होता है तो उसके अंदर की ये पहली लाइन चलती है जो डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है। देन कंसिडर कॉल होता है, फिर रेफरेंस आईडी बनती है और फिर वो रेफरेंस आईडी आपकी रेफरेंस वेक्टर में स्टोर हो जाती है। तो स्टेप 1 ऑब्जेक्ट क्रिएशन, स्टेप 2 step 3, all the instance variable are stored in the particular memory. Step 4, data default value run. Step 5 consider production memory step. Step 5 debug blocks. यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, पहली बार सुना सर मैं। पहली बार मैंने भी। आप पहली बार वाला गाना सुना भी होगा आपने, नहीं सुना है? हाँ? पहला नशा सुना है सर, पहला नशा सुना है। नशा ज्यादा करते हो फिर। हाँ सर, प्रदीप और बीरेन बहुत करते हैं, माल फूकते हैं। अपने बारे में नहीं बता रहे, दूसरे के बारे में लोग पहले बताते हैं। घर जाके यही बोलते हैं कि पापा मम्मी से यही बोलेंगे, घर वालों से यही बोलेंगे, अरे नहीं मैं नहीं था, वो था। हाँ? चलिए कोई बात नहीं। सर 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 हाँ, फिर तो हम इसकी वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं ना सर, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? हम इनिट ब्लॉक खुद का बना दे, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आएगी, उसके जगह पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी जो हम दे देंगे। खुद का इनिट ब्लॉक बना ले और उसमें जी। डिफॉल्ट वैल्यू दे दें तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। तो ये है कि मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, फिर जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए फिर आ जाएगा, अगर उसमें नहीं इनिशियलाइज करा जाएगा तो कर सकते हैं। नहीं सर, इनिट ब्लॉक तो एक बार बन गया ना, वो तो सभी ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा सर। इनिट ब्लॉक, हाँ इनिट ब्लॉक अगर, हाँ ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इनिट ब्लॉक है तो हर ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, बिल्कुल सही बात, सही बात। तो सर जितनी ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार इनिट ब्लॉक चलेगा, चाहे जितनी भी हो सर, राइट सर? बिल्कुल। तो ओके इनिट सर। ब्लॉक की मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज एनोनिमस ब्लॉक, बिना नाम वाला ब्लॉक है, ठीक है। इट एग्जीक्यूट विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंस्ट्रक्टर। एक से ज्यादा इनिट ब्लॉक होंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर में चलेंगे। इनिट ब्लॉक किसी मेथड के अंदर नहीं लिख सकते, मेथड के अंदर लिखेंगे तो वो नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह बिहेव होगा। इनिट ब्लॉक को इनिशियलाइजर बोलते हैं, जिसके अंदर डेटा इनिशियलाइजेशन का कोड लिखते हैं। अब डेटा इनिशियलाइजेशन के अलावा कोई भी कोड लिख सकते हो जो आपको हर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में चाहिए, हर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चाहिए। क्योंकि हर इनिट ब्लॉक हर कंस्ट्रक्टर के पहले चलता कैसे है, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर के अंदर, सॉरी कंपाइल टाइम पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हर कंस्ट्रक्टर के टॉप वाली लाइन पे पेस्ट हो जाता है। तो कंपाइलर क्या करता है, उसको पहली लाइन वही मान लेता है, इसलिए उसी को चलाता है। तो इट इज इनिशियलाइजर विच एग्जीक्यूट विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंस्ट्रक्टर। इट इज एन एनोनिमस ब्लॉक। और बस यही सारे कहानी है, वही कहानी हिस्सा है ब्लॉक से।
क्वेश्चन और कोई क्वेरी? हेलो सर। हाँ जी सर। सर हम ये कह रहे हैं, अगर मैंने 4 इनिट ब्लॉक बनाए तो बना दिए। हेलो, एक वो 2 चलाना चाहता हूँ, 2 बाद में चलाना चाहता हूँ, 2 नहीं चलाना चाहता, मतलब 2 अभी चला लो, 2 बाद में चला लो, शाम को, 2 सुबह 2 शाम को मतलब और 2 दोपहर में। उसको मतलब वो क्या नाम है, अरे सर रुक के आए, मतलब जब मैं कोई वैल्यू दूं तो उसके बाद आए। ना ना ना, ऐसा क्या नहीं सर कर सकते। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंसिडर चलेगा, कंसिडर चलेगा तो चलेगा ही चलेगा। ओके सर। ऑब्जेक्ट के इनिट ब्लॉक को हम रोक नहीं सकते ना, उसका बाय डिफॉल्ट ये फीचर है, वो चलना ही है, ऑब्जेक्ट बनते ही चलना है वो। या तो ओके फिर सर। हम किसी मेथड के अंदर इनिट ब्लॉक को डाल के उसमें कंडीशन कंडीशन लगा दें, तो मेथड के अंदर डालेंगे तो नॉर्मली स्टेटमेंट की तरह बिहेव करेगा वो इनिट ब्लॉक थोड़ी ना कहलाए। जी सर। ऐसा ओके सर। इनिट ब्लॉक। और बताइए भाई। init block is the anonymous block। तो मतलब देखो, इससे कोई भी काम हो सकता है, किसी भी टास्क, कोई भी टास्क आप इसके अंदर कर सकते हो। इसको बनाने का मेन पर्पस वही है कि जो ऐसा कोई काम, ऐसा कोई वर्क जो हर ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में करना है वो आप करिए। अब जैसे मान लो मैं इनिट ब्लॉक के अंदर और क्या कर सकता हूँ, एक और अच्छी चीज बताता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये मेरी एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, उसका नेम है, एज है, आईडी है, रोल नंबर है, एड्रेस है, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब चलो नेम एज तो यहाँ पे समझ में आता है, आईडी समझ में आता है, एड्रेस कई चीजों से मिलके बनता है, सिटी हो गई, स्टेट हो गया, कंट्री हो गई, कई चीजों से मिलके बनता है। यानी कि हमारे पास एक ऐसा डेटा आ गया जिसमें फर्दर बहुत सारा डेटा है। तो जब डेटा के अंदर फर्दर डेटा आ जाए ना, तो डेटा, उस डेटा के लिए हमें एक सेपरेट क्लास बना लेनी चाहिए। तो मतलब हमारे पास मान लीजिए कि आईडी, नेम, एज है और एड्रेस के लिए मैं एक सेपरेट क्लास बना लेना चाहता हूँ, तो बना सकते हो आप। अब 2 क्लासेस के बीच में आपको मैं काम करना बताता हूँ, अभी तक नहीं बताया। अब आज आप देख लीजिए, मान लीजिए एक दूसरी क्लास हमारे पास जिसका नाम है जी एड्रेस। अब एड्रेस क्लास यहाँ पे है, इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग नेम है, स्ट्रिंग सिटी, कॉमा स्टेट, कॉमा कंट्री, ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये हमारे पास डेटा मेंबर है। अब देखिए मैं अगर ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉय क्लास के एक ऑब्जेक्ट के बनने से पहले एड्रेस का ऑब्जेक्ट बन जाए, भाई एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका कंसिडर चलेगा, उसमें नेम और उसका एज जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय का नेम एज बाद में प्रिंट हो, पहले एड्रेस का ऑब्जेक्ट बन जाए, एड्रेस क्लास मान लीजिए अलग है। तो फिर मैं एक इनिट ब्लॉक बना सकता हूँ और एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाने का कोड यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो पहले तो एक मैं कंसिडर बनाता हूँ और स्ट्रिंग n कॉमा इंट a, नेम इक्वल टू n, एज इक्वल्स टू a, और फिर मैंने एक इनिट ब्लॉक बनाया। उस इनिट ब्लॉक में हमने कोड दे दिया, मैंने लिख दिया ADDRESS एड्रेस, ADR इज इक्वल्स टू न्यू। मैंने क्या रिक्वायरमेंट थी कि एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना नहीं कि एड्रेस का ऑब्जेक्ट बन जाए। तो जी कर लीजिए ऐसा काम, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना नहीं कि एड्रेस का ऑब्जेक्ट बन जाए, बिल्कुल बन गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो एम्प्लॉय का कंसिडर चलेगा, और एम्प्लॉय के कंसिडर के चलने के पहले एड्रेस का कंसिडर चलेगा। और मैं चाहता हूँ कि एड्रेस के ऑब्जेक्ट के बनने से पहले एड्रेस का डेटा इनिशियलाइज हो जाए। और बताओ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक इनिट ब्लॉक बना देता हूँ एड्रेस में, और मैं चाहता हूँ कि भाई इसका डेटा इनिशियलाइज हो जाए, तो इनिशियलाइजेशन का जो कोड है, यानी कि सिटी इज इक्वल्स टू नोएडा, सिटी इज इक्वल टू नोएडा,
और स्टेट इज इक्वल टू यूपी एंड कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया। ये मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अब होगा क्या, देखो फ्लो क्या होगा, मेन मेथड चलेगा, मेन में कंसिडर चलेगा, पहली लाइन चलेगी एमपी ई1 इज इक्वल टू न्यू एमपी, उसमें ये कंसिडर में डेटा इनिशियलाइज होगा, और जैसे डेटा इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होने से पहले एड्रेस वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एड्रेस वाले ऑब्जेक्ट के बनने से पहले एड्रेस का कंसिडर चलेगा, और एड्रेस के कंसिडर नहीं, एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनेगा, कंसिडर चलेगा, मतलब एड्रेस का डिफॉल्ट कंसिडर जो दिख नहीं रहा है, लेकिन उससे भी पहले उसका इनिट चल जाएगा, जिससे एड्रेस का डेटा इनिशियलाइज हो जाएगा। तो देखो इस तरह का हम फ्लो अचीव कर सकते हैं अपने इनिट ब्लॉक में। नहीं कर सकते हैं? नहीं, इनिट ब्लॉक में कोई कोड लिख दो ना, मैंने देखो ऑब्जेक्ट बनाने का कोड लिख दिया, कल को आप स्कैनर का कोड लिख दो, यूजर से इनपुट लेने का कोड लिख दो, जो कोड लिखना चाहते हो आप इसके अंदर लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। बताइए भाई। सर कोई जो दिक्कत? दूसरी क्लास बनाई हो इसी प्रोग्राम में कि वो अलग ही डॉट जावा नाम से सेव होगी? ये अलग से सेव कर देता हूँ मैं, ये देखो इसको अलग से सेव कर देता हूँ, डॉट जावा से सेव कर देता हूँ, एड्रेस को मैंने एड्रेस डॉट जावा से सेव कर देता हूँ। और मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात जानते हो, मैं एड्रेस को कंपाइल भी नहीं करूंगा, और ईएमपी को कंपाइल करूंगा, एड्रेस अपने आप कंपाइल होगा, आप देखिएगा उसका बाइट कोड अपने आप, क्योंकि मैं एड्रेस को एम्प्लॉय के अंदर यूज कर रहा हूँ ना, अपने आप कंपाइल हो जाएगा, हो गया, उसका बाइट कोड बन गया होगा, आप चेक कर लीजिएगा अपने। बताइए भाई। वैसे मैं इंट हम्म। ब्लॉक में स्कैनर का यूज करता और 3 ऑब्जेक्ट लेता तो 3 बार स्कैनर चलता सर? क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। डिफिकल्ट हो रहा है सर। क्या डिफिकल्ट हो रहा है बताइए? इसका मतलब यूज क्या, सिंपल से यूज नहीं है सर? कोई छोटा सा एग्जांपल हो कि इसकी छोटा सा ये यूज है भाई। रिक्वायरमेंट थी इसलिए भाई हम इसको इसका बना एक रहे ही हैं। यूज है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चलेगा, अब आप कुछ भी कर लो ना, हर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो करना है। मैंने क्या करा भाई, हर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मैंने क्या करना था जी, मैं चाहता हूँ कि हर ऑब्जेक्ट के लिए एड्रेस अपने आप बन के आता रहे, अपने आप बन जाए, ये कॉमन चीज हो गई। कॉमन चीज हो गई। और मान लो 4 एम्प्लॉय के कॉमन एड्रेस हैं, तो बिल्कुल कर सकते। बिल्कुल। ओके सर। भाई इसका फीचर आप जान लो कि ये होता क्या है, बाकी इसके थ्रू कोई जरूरी नहीं कि वही काम करोगे जो आप आपके मन में आ रहा है, आप चाहते हो नहीं ऐसा हो जाए, नहीं वैसा हो जाए, तो आपके ही मन से ये हमेशा नहीं करेगा, जो इसका नेचर है, जो उसका फीचर है, जो उसका कोर कंसेप्ट है, वही करेगा ये। अब उसके थ्रू आप जो अचीव कर सकते हो, देखो आपको टेक्नोलॉजीज में कंसेप्ट बना के दे दिए जाते हैं, आपको कंसिडर बना के दिया गया कि जी ऑब्जेक्ट बनते ही ये चलता है, अब आपको वो ऑब्जेक्ट बनते ही जो करना है उसके अंदर कर लो। कोई कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी में आया नहीं कि उसका उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क जो भी आपको करना है उसके अंदर कर लो, डेटा इनिशियलाइजेशन ही नहीं, कुछ भी कर लो। उसी तरह से इनिट ब्लॉक बन गया कि जी हर कंसिडर की पहले चलेगा, तो आप जो मर्जी वो कर लो हर कंसिडर से पहले, इसको ऐसे लिखा जाता है, बाकी आप जो लॉजिक लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हो, जो काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं चाहता हूँ आईडी नेम एज एड्रेस वेड्रेस सब यही प्रिंट होके आ जाए, ठीक है, नेम और एज तो आ जाएगा, लेकिन एड्रेस कैसे आएगा? अब एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है वो है एडीआर, अब एडीआर वेरिएबल यहाँ लोकल वेरिएबल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एड्रेस का डेटा, यानी कि एड्रेस का सिटी स्टेट कंट्री यहाँ प्रिंट कराने के लिए, यहाँ पे लिखूँ जी मैं एडीआर डॉट सिटी, है ना, प्लस डबल कोड में फिर प्लस एडीआर डॉट स्टेट प्लस फिर प्लस फिर प्लस एडीआर डॉट कंट्री, तो ये एरर आ जाएगा, कहेगा ये लोकल वेरिएबल है, ये यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ इंस्टेंस लेवल पे, है ना, मतलब ग्लोबल बोल लो, ठीक है, और ऐसे मैंने कर दिया, 2 स्टेप में लिख, बस काम हो गया। अब आप देखिए
अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय में के लिए है ना, उसका नेम, एज, सिटी, स्टेट, कंट्री वगैरह वगैरह सब आ गए। बताइए भाई। तो ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो काम आप करना चाहते हो वो इनिट के अंदर करो। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। हम्म सब लोग एकदम बिल्कुल शांत है, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है लग रहा है। हम्म तो सर समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन पूछे। सर मेरे तो समझ में नहीं आया है। एक बार और क्लास ले लेंगे फिर देख आ जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना तो इसलिए अलग ही टॉपिक है, वो कहीं पढ़ा है नहीं अभी। तो आप क्वेश्चन पूछोगे तो जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पूछिए। जितना आपने पढ़ा है वो तो समझ में आ रहा है सर, आगे तो समझ में नहीं आ रहा है, पूछा क्या जाए। तो क्या जरूरत क्या है कुछ जरूरी है, जब समझ में आ गया तो बात खत्म। सैम को सर ये नहीं समझ में आता कि जो अलग क्लास बनाई गई है उसको यहाँ पे कैसे ये चीज नहीं समझ में आया। आपको ये नहीं समझ में आया जो अलग क्लास बनाई उसको यहाँ पे कैसे नहीं, यूज किया? मुझे तो आ गया, बट सैम की बात कर रहा हूँ कि सैम सैम की की ये सैम प्रॉब्लम। की बात आप कैसे बता सकते हो मतलब हैं? क्योंकि सर सैम ने मुझसे भी ये क्वेश्चन किया हुआ था, इसीलिए मैंने बताया। अच्छा, ठीक है, तो आप बता दो, आप समझा दो, अभी समझा दो। दोनों क्लासेस ओपन है, दोनों चीजें अभी सामने दिख रही है और आप बता दो, और सिंपल से जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ ले कि क्या हो रहा है, क्या फ्लो चल रहा है, क्योंकि मेन मेथड से लाइन बाय लाइन जो प्रोग्राम चलता है। हाँ, वो जैसे जो दूसरी क्लास होती है उसका जहाँ पे यूज करना होता है उसको वहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, सिंपल सा वो बस। यूज हो जाएगी बस। दूसरा क्लास क्या है? और स्कैनर। उसको स्कैनर क्लास कहाँ पे पड़ा हुआ है? देखने गए आज तक? यूज ही तो कर रहे हो उसको। ये ऑब्जेक्ट बना लिया, यूज कर लिया। कोई भी क्लास बना लीजिए, ऑब्जेक्ट बना लीजिए, यूज कर लीजिए। अभी ये फ्लो समझा दो प्रदीप, कैसे कैसे हुआ। ओके सर, इस वाली क्लास का हम्म सर एड्रेस का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमारी एड्रेस क्लास हुई, एड्रेस क्लास में हमने अपना पहले इंस्टेंस नहीं, मेन वेरिएबल मेथड डिक्लेयर। से प्रोग्राम का फ्लो कैसे कैसे चला वो समझाओ पूरा। अच्छा, मेन मेथड पे। ओके हाँ सर, मेन मेथड कहाँ है? ओके सर, मेन मेथड दिखाई दे गया। हाँ तो यहाँ पे देखिए, जैसे मेन मेथड हमने मेन हाँ मेथड से चला तो यहाँ पे E1 नाम का हमने ये पैरामीटराइज कंसेप्ट, एक तो ऑब्जेक्ट मतलब बना। तो हम्म ये ऑब्जेक्ट पास हुआ ऊपर, ये जो राम लिखा हुआ और 23, और इसके बाद में ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, स्क्रीन ऊपर साइड करिएगा, मेरे इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पे है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, नहीं दिख रही ओके है? सर, दिख गया। तो हाँ ये जैसे यहाँ पे पास हुआ इफ करके, जो स्ट्रिंग एन है और इंट ए लिखा हुआ है। हम्म, तो अब इसके बाद में, अब यहाँ पे क्या होता है कि इनिट ब्लॉक पहले चलता है, कंस्ट्रक्टर से इनिट ब्लॉक पहले चलता है। तो उससे पहले ये प्रोग्राम यहाँ पे आया, एड्रेस इक्वल टू न्यू एड्रेस करके इस लाइन में प्रोग्राम आ गया। और जब इस लाइन में प्रोग्राम आया तो वो इस वाली क्लास में जंप कर गया, क्लास एड्रेस करके जो क्लास है इसमें जंप कर गया। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे एक इनिट ब्लॉक है। तो अब जब इनिट ब्लॉक है तो इनिट ब्लॉक पहले चलता है, कंस्ट्रक्टर से पहले चलता है। तो जैसे यहाँ पे फिर ये डेटा यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, सिटी नोएडा करके ये यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। फिर अब जो इसके बाद में फिर यहाँ पे आया, ये इनिट ब्लॉक पे, यहाँ पे इनिट ब्लॉक हुआ खत्म। ओके, अब इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट इधर पे आ चुका है इनिट में पूरा, इस वाली क्लास में, क्लास इम्प नाम की।
अब इसके बाद में फिर हमने क्या किया, ई डॉट शो किया हुआ है। तो हमने जो शो किया हुआ है, तो शो में हमने लिखा हुआ पहले नेम, एज और ADR डॉट सिटी। हमने इसका जो एड्रेस क्लास का था वेरिएबल, यहाँ पे हमने इंस्टेंस करके यहाँ पे पहले दे रखा था। ये जो दिया हुआ है एड्रेस ADR करके, और सिंपल से हमने इस उसके ऑब्जेक्ट से ADR डॉट सिटी और ADR डॉट स्टेट, ADR डॉट कंट्री यहाँ से हमने प्रिंट करवा लिया, और नीचे E1 डॉट शो नाम का ये मेथड कॉल कर दिया। सिंपल था। बताओ भाई रंजीत। रंजीत समझ में आ गया सर नहीं आया? मुझको तो अभी भी समझ में नहीं आया, बस ये है कि वीडियो देखूंगा फिर से जब समझ में आएगा। यार ये बताओ लाइन नंबर कौन सा नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे थोड़ी ना होता है कि ये नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। क्या लाइन नहीं समझ में आ रही है? सारे प्रोग्राम, सारी लाइन खुली हुई है आपके सामने। ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं समझ में आया, एक ही रट लगा लेंगे हम। ये बताए कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वही अब तो जैसे समझाया जाएगा हमारे आपको। कौन सा वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है वो तो बताए आप। तो बताएंगे तभी आप समझा पाएंगे हम। मैं तो आपको बोल रहा हूँ अगर 10 लाइन नहीं समझ में आया तो उसको पूछो। एक एक लाइन समझाना है तो वो भी बताओ फिर से। अरे बनाऊंगा अगर फिर ही सर देखूंगा फिर समझूंगा, बाकी नहीं आएगा तब क्वेश्चन हाँ कर लूंगा मैं बिल्कुल किसी बिल्कुल, भाई से। पूछते रहिएगा, सही बात। ये हाँ बनाऊंगा मैं फिर देखूंगा, जो दिक्कत आएगी फिर पूछ लूंगा मैं किसी से भी। हम्म। हेलो सर, हाँ जी। एड्रेस जो हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है जो दूसरी क्लास का, अगर उसको नहीं बनाते तो सर क्या होता? जैसे हम स्कैनर क्लास को कॉल करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं उसमें, फिर भी वो रन कर जाता है। अदर से वेरिएबल बनाने की उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। स्कैनर क्लास के सारे इंस्टेंट वेरिएबल उसको यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में हम। उसी प्रकार इधर इस क्लास के एड्रेस क्लास के इंस्टेंट वेरिएबल भी तो यूज कर सकते थे। बताओ भाई कौन बताएगा? कोई बताए इसका आंसर? मैं सर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, पूछना क्या चाहता है ये सर? कह रहे हैं एड्रेस ADR सर ऊपर क्यों जी लिखा है क्वेश्चन, बस। अच्छा, वो इसलिए लिखा, ऐसे लिख के जाता तो यहाँ पे लोकल वो हो जाता। जैसे ऑब्जेक्ट जो यहाँ बनाया तो फिर ADR का कहीं पे यूज ना हो पाता, इसीलिए ऊपर लिख दिया इंस्टेंस में कि ADR को हम यूज कर सकें अलग अलग मेथड में। बस सिंपल सा। जो, जो स्कैनर क्लास भी होती है तो उसको तुम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं ना भाई। लेकिन एक चीज देखो ना, उसको अगर हम ठीक है यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट जिस जगह बनाते हैं ठीक है, अगर तुम उस ऑब्जेक्ट को कहीं दूसरे उसमें करना तो नहीं होगा, शो उसके मेथड इंस्टेंस ही अलग डिक्लेयर है। करोगे तब। ऐसे बताओ कि शो मेथड अलग है, वो इनिट ब्लॉक अलग है। अब ADR डॉट सिटी लिखते तो क्या वो यूज कर पाते बिना ग्लोबल बनाए वहां जो लिखे हो? वही चीज, इसीलिए उसको ऊपर इंस्टेंस किया गया है। भाई यहाँ पे इसको हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एड्रेस। कंपाइल करिए, ये देखिए क्या आ गया। ये क्या आ रहा है? वेरिएबल डिफाइंड नहीं है सर ना। वेरिएबल डिफाइंड नहीं आ रहा है, एरर। एरर क्या आ रहा है वो कैन पढ़ो। नॉट फाइंड सिंबल, कैन नॉट फाइंड सिंबल। कैन नॉट फाइंड जो सिंबल क्यों आ रहा है जब हमने बनाया है ऑलरेडी वेरिएबल? क्योंकि इस इस क्लास वेरिएबल में नहीं ADR बनाया का ना स्कोप है लोकल, जी। और इसको हम यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे। मैसेज तक ही चलेगा। आप समझे? लोकल वेरिएबल नहीं है ADR और यूज कर बिल्कुल रहे हैं सर, हम यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल। हाँ, दूसरे मेथड में यूज कर रहे हैं। बस अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो ये हो गया, इसका स्कोप हो गया क्लास लेवल पे। आप अगर ये SOP भी उसी के अंदर डाल देते, इनिट के अंदर ही डाल देते तो नहीं लिखना पड़ता, ग्लोबल नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन अलग लिखा हुआ है, इसलिए करना पड़ रहा है ना। ओके सर, इसका ऑब्जेक्ट बना ही लिया तो इसको हम स्टैटिक बना नहीं सकते ना सर? अरे स्टैटिक के पीछे क्यों परेशान हो? स्टैटिक वगैरह तो हमने पढ़ाया नहीं अभी तो।
नहीं सर, मैं क्वेश्चन तो सिर्फ इसको और ये भी कर सकते थे कि मतलब जो ADR की जगह न्यू एड्रेस डॉट सिटी करके भी डायरेक्ट एनोनिमस से वो कर सकते थे कॉल, ये भी था। बिल्कुल ओके सैम, समझ में आया? ठीक भाई। तो ये हो गया भाई आपका इनिट ब्लॉक। इनिट ब्लॉक खत्म हो गया, बस यही होता है इनिट ब्लॉक। इनिट ब्लॉक एक एनोनिमस ब्लॉक होता है। बाकी आप पढ़िए, जो भी क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अब अगला चीज होता है स्टैटिक ब्लॉक। इनिट ब्लॉक स्टैटिक ब्लॉक में अंतर क्या होता है? बस यही अंतर होता है कि इनिट का नाम नहीं होता है और स्टैटिक ब्लॉक का नाम होता है जी, यहाँ पे स्टैटिक लिखा होता है। स्टैटिक ब्लॉक ऐसे बनता है। लेकिन देखिए, स्टैटिक ब्लॉक बनाने से पहले पहले मैं आपको स्टैटिक कीवर्ड समझा देता हूँ। स्टैटिक कीवर्ड, अब यहाँ पे स्टैटिक मतलब हम पढ़ने वाले। पहले स्टैटिक कीवर्ड समझ लेते हैं कि क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों यूज करा जाता है, देन स्टैटिक ब्लॉक हम पढ़ेंगे। वैसे स्टैटिक कीवर्ड कहाँ कहाँ लग सकता है? स्टैटिक कीवर्ड आपके एक डेटा मेंबर के साथ लग सकता है, मेंबर फंक्शन के साथ लग सकता है ना, और ब्लॉक के साथ लग सकता है, जो कि अभी स्टैटिक ब्लॉक जिसे बोलते हैं, और नेक्स्टेड क्लास के आगे लग सकता है। नेक्स्ट क्लास हम बहुत आगे पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं अभी। तो ये 3 जगह हम लेके चलते हैं अभी। वैसे 4 जगह लग सकता है। कहाँ नहीं लग सकता? कंसिडर के आगे नहीं लग सकता, क्लास के आगे नहीं लग सकता, है ना। स्टैटिक कीवर्ड कंसिडर के आगे नहीं लगता है और नहीं क्लास के आगे लगता है। तो कंसिडर का भी आगे स्टैटिक, भी नहीं लगता, हाँ जी, क्या नहीं लगता? लोकल वेरिएबल में भी नहीं लोकल लगता, वेरिएबल में भी नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है। और लोकल इंटरफेस में भी नहीं लगता। इंटरफेस में भी नहीं लगता, क्लास में भी नहीं लगता, लोकल वेरिएबल भी स्टैटिक नहीं हो सकते हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपका जो मेथड है, डेटा मेंबर है और ब्लॉक है, ये मतलब स्टैटिक हो सकता है। तो चलिए भाई जरा जानते हैं कि भाई स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक ब्लॉक, ये स्टैटिक की जरूरत है क्यों पड़ी? तो पहले इसकी जरूरत पड़ी है, देखिए। लेकिन अगर आप सपोज करो इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक स्टैटिक समझा, स्टैटिक क्या होता है, तो जो स्टैटिक को एक ही तरह से रिलेट करके उसको नहीं पढ़ाया जा सकता, एक ही तरह से समझा के उसे नहीं बताया जा सकता। आप बोलो, उसे समझाओ कि भाई देखो, स्टैटिक कीवर्ड यहाँ यहाँ लग सकता है, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, ब्लॉक पे लग सकता है, नेक्स्ट क्लास पे लग सकता है, लेकिन लोकल वेरिएबल, नेस्टेड क्लास, सॉरी, लोकल वेरिएबल, इंटरफेस हो गया, क्लास हो गया, कंसिडर हो गया, यहाँ नहीं लग सकता है। बाकी यहाँ जहाँ लगता है, वहाँ क्यों लगता है, उसका मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे स्टैटिक डेटा मेंबर का मीनिंग अलग होता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन का मीनिंग अलग है, स्टैटिक ब्लॉक का मीनिंग अलग है। तो स्टैटिक यहाँ यहाँ लगता है, इसको लगाने से क्या होता है, अब वो सब। अब जैसे स्टैटिक डेटा मेंबर के आगे की बात करें, तो डेटा मेंबर के आगे हम स्टैटिक जब लगाते हैं, तो स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी जो होती है ना, वो बिना ऑब्जेक्ट बनाए मिल जाती है एट क्लास लोडिंग टाइम। मतलब अगर आपने प्रोग्राम में कहीं पे भी डेटा मेंबर को स्टैटिक बना दिया, फॉर एग्जांपल कोई डेटा मेंबर स्टैटिक कहीं पे बना के छोड़ दिया आप, तो स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास लोडिंग टाइम, एक बार क्लास मेमोरी एरिया, ये स्टैटिक डेटा मेंबर की नीड है, रिक्वायरमेंट है। आप एक प्रोग्राम बनाते हो, आप एक क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर डेटा मेंबर बनाते हो, आप बताइए क्लास की क्या कोई डेटा मेंबर को बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेमोरी मिलती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास के अंदर एक्स वेरिएबल लिया, इसको मेमोरी कब मिलेगी? किसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है? जब उसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेमोरी मिलेगी, ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो मेमोरी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको मेमोरी मिल जाए, वेरिएबल को मेमोरी मिल जाए, और एक बार मिल जाए, बार बार नहीं मिलो। हर ऑब्जेक्ट के लिए कोई जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट बनाना, तो मेक इट स्टैटिक, इसको स्टैटिक बना दो। स्टैटिक इसके आगे लगा दीजिए कीवर्ड।
स्टैटिक कीवर्ड लगाने से कोई वेरिएबल स्टैटिक बन जाता है, फिक्स हो जाता है, इसको क्लास रूटिंग टाइम पे मेमोरी क्लास एरिया में मिल जाती है, एक बार मिल जाती है, इसकी सिंगल कॉपी क्रिएट हो जाती है। अब इसको मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा ही नहीं, अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे भी ना तो इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से है ही नहीं, रिलेशन भी नहीं है, और इसको मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना भी जरूरी नहीं। तो स्टैटिक, ये स्टैटिक डेटा मेंबर की कहानी। स्टैटिक डेटा मेंबर की क्यों जरूरत पड़ी, कैसे जरूरत पड़ी, इस चीज को समझाने के लिए एक और मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों स्टैटिक डेटा मेंबर की हमें जरूरत पड़ी, क्यों हम स्टैटिक डेटा मेंबर बनाते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल कोई लीजिए, कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए जो आपके दिमाग में आता हो कि इसके लिए मुझे कोई क्लास बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक क्लास क्रिएट करना है, किस पर्पज के लिए, मुझे एक क्लास क्रिएट करना है कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को शो कराने के लिए किसी कंपनी के। अब एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्या क्या हो सकती है। एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हो सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है जी, एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, ठीक है, मैंने नेम ले लिया, उसका कंपनी का नाम हो सकता है, उसके एड्रेस हो सकता है, चलो एड्रेस के लिए मैं अलग से क्लास नहीं बना रहा हूँ, बट एड्रेस हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एज हो सकता है ना, उनकी आईडी हो सकती है, एमपी आईडी, आईडी को भी मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। अब ये कौन सी कंपनी है, मान लो कंपनी हमारी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके कंपनी, और वहां कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको दिखानी, ठीक है, और किस एम्प्लॉय की क्या सैलरी है वो भी दिखानी है इसके साथ। तो मान लो यहाँ सैलरी भी अपने ले ली, इस तरह से एम्प्लॉय नेम, एज, आईडी, सैलरी, इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे दिखानी। अब ये प्रोग्राम आप नहीं बना सकते हो, बड़ा आसानी से बना सकते हो। तो मान लीजिए आपको ये प्रोग्राम बनाना है, और ये प्रोग्राम बनाइएगा आप लोग कि एक कंपनी के अंदर आने वाले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन शो करानी है, जिसमें उसका नेम हो, कंपनी नेम हो, नेम हो, कंपनी नेम हो, एम्प्लॉय का नाम, कंपनी का नाम, एम्प्लॉय की आईडी, सैलरी, एड्रेस, कई सारा डेटा हो। मान लीजिए करना क्या है, कितने एम्प्लॉयज हैं, मान लो टोटल 3 एम्प्लॉयज हैं एक कंपनी के अंदर, और उनकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है। अब इंफॉर्मेशन जब प्रिंट कराओगे तो इसके 3 ऑब्जेक्ट्स बनाओ, और एक शो मेथड बनाओगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे, डेटा इनिशियलाइज कर दोगे, सिंपल सा प्रोग्राम। अब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम तो अलग अलग होगा, एम्प्लॉय की आईडी तो अलग अलग होगी, सैलरी अलग होगी। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी ऊपर लिया तो नीचे आईडी लेने की जरूरत नहीं है, नीचे यही ले लें। एज भी अलग अलग हो सकता है, किसी का सेम भी हो सकता है, सैलरी अलग अलग हो सकती है। लेकिन मान लो कि हम एक ही रैंक के सारे एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, तो हो सकता है सैलरी सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो ठीक है, बाकी सारी चीजें अलग अलग होंगी, लेकिन ये फिक्स है कि कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये तो फिक्स है ना, मैंने आपको शुरू में बता दिया कंडीशन। तो मान लीजिए ये सारी कंडीशन लेके मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, तो बना लीजिए भाई, कौन सी बड़ी बात। इसको मैं सेव कर देता हूँ डॉट जावा, रिप्लेस कर देता हूँ एम्प्लॉय क्लास, और स्ट्रिंग ले लिया n, कॉमा ले लिया स्ट्रिंग cm, कॉमा इंट स्ट्रिंग em, कॉमा बहुत सारा डेटा हो रहा है, नीचे वाला डेटा हटा देता हूँ, इतना सारा डेटा मुझे नहीं लेना है, ठीक है। मान लीजिए इतनी इंफॉर्मेशन है, डेटा ज्यादा हो जा रहा है इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ। नेम इज इक्वल्स टू n लिख दिया, cmp नेम इज इक्वल्स टू cm लिख दिया,
और emp id इज इक्वल्स टू em लिख दिया मान लीजिए। बाकी एक शो मेथड बना दीजिए और 3 एम्प्लॉय हैं तो तीनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ये क्या बता रहा हूँ, ये मैं स्टैटिक की नीड बता रहा हूँ, उसी के लिए ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो मान लीजिए कि उसका नेम यहाँ पे दे दिया, फिर मैंने उसका कंपनी का नाम क्या है, ABC PVT LTD यही है, ठीक है ना। और उसके बाद उसका क्या है भाई, एम्प्लॉय आईडी कुछ भी लिख दिया, ये पहला एम्प्लॉय हो गया। फिर दूसरा एम्प्लॉय, फिर तीसरा, ऐसे 3 एम्प्लॉय को मान लीजिए इंफॉर्मेशन हमने प्रिंट करा दी। नाम अलग है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम सैम है, किसी का नाम मुकेश है, ऐसे। कंपनी का नाम सेम है, एम्प्लॉय की आईडी अलग है, एम्प्लॉय की आईडी अलग है मान लीजिए, ठीक है ऐसे। तो होगा क्या, होगा ये कि मेमोरी एरिया में क्या होगा, मेमोरी एरिया में 3 डब्बे बनेंगे हीप के अंदर, जिसमें ये तीनों ये सारा डेटा लगभग सबके लिए अलग अलग है, लेकिन ये जो डेटा है ये सबके लिए कॉमन है। अगर आप देखो तो हीप एरिया के अंदर डब्बा बना के दिखाऊं या समझ में आ रहा है। एक हीप एरिया में 3 डब्बे बनेंगे, पहला E1 के लिए, दूसरा E2 के लिए, तीसरा E3 के लिए, है कि नहीं। अब जब आप देखोगे तो नेम सबका अलग अलग है, कंपनी नेम सबका कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी सबका अलग अलग है। तो ये जो कंपनी नेम है सबके लिए कॉमन है, इसको अलग अलग मेमोरी दे रहे हो, ये डेटा मेंबर को अलग अलग मेमोरी मिलेगी ना, तो अलग अलग मेमोरी देने से मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा। बोलिए, जब ये सबके लिए कॉमन है तो इसको हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग मेमोरी क्यों दे रहे हैं। अच्छा चलो, तो ये एक सिंगल डेटा हो सकता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, जो मैंने कम डेटा लिया ना अभी, ऐसे कुछ और भी डेटा हो सकता है जो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो, जैसे कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नेम, कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का टैन नंबर, ये सबके लिए मान लीजिए कॉमन है। तो उस कॉमन डेटा को हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग लेने से हमारी मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रही, होगी कि नहीं होगी, आप लोग मुझे बताइए। मेमोरी एरिया में मेमोरी बना के दिखाऊं मैं आपको, बताओ भाई, फटाफट बताइए, क्या क्लियर है। नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। समझ आ रहा है सर। हैं, क्या कह रहे हो प्रीतम? समझ आ रहा है सर। समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है। यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या करा जाए भाई, ऐसा डेटा जो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम था, उसको अलग अलग मेमोरी देने से क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई प्रीतम? सर मेमोरी वेस्ट हो रही है सर। तो क्या करा जाए फिर, कैसे मेमोरी वेस्टेज को रोका जा सकता है? सर इसको हम स्टैटिक करके सर फिक्स कर सकते हैं सर। उससे ये हो कि सर वो एक जगह फिक्स होगा सर, और मतलब एक ही जगह फिक्स होगा, उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं सर। एक जगह मेमोरी, अगर एक जगह मेमोरी एलोकेट करा दें, कॉमन मेमोरी एलोकेट करा दें, सब लोग उसी मेमोरी को शेयर कर लें, तो काम नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल वो स्टैटिक के, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल स्टैटिक के थ्रू हो जाएगा।